हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1786 का एक अधिनियम आया था। हालांकि इससे पहले हमने बात की 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, हमने बात की 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट, क्या कुछ उसमें संशोधन किया था ये हमने बात की थी। उसके बाद 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, विलियम पिट ने जो इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद हम बात करते हैं 1786 का एक अधिनियम आया था जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का जो गवर्नर जनरल उस टाइम बनाया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ये मानते थे कि गवर्नर जनरल के पास ही दो पोस्टें होनी चाहिए, तो गवर्नर जनरल की, ठीक है, और दूसरा सेना का प्रधान भी उसी को बनाया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो निर्णय रद्द करने का अधिकार, इसका अर्थ ये है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कार्यकारी परिषद, जो बंगाल के गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए जो बनाई गई थी, वो परिषद किसी भी तरह के जो भी निर्णय लेगी, ज़रूरी नहीं कि वो सारे गवर्नर जनरल पे बाध्य होंगे, या मतलब कि कुछ विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल उन निर्णय को रद्द भी कर सकता है। इस तरह के अधिकार की एक बात की गई थी 1786 के एक्ट ऑफ 1786 में, इस तरह की बात की गई थी, ठीक है। आगे हम बात करेंगे चार्टर एक्ट की सीरीज़, जो 1793, 1813 और 1833, क्या कुछ विशेष था इन एक्ट्स में, हम आगे बात करेंगे। आप इस लेक्चर में बने रहें और पूरा देखिए, ठीक है। वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए, तभी आपको समझ आ जाएगा। यस, नेक्स्ट है हमारे पास 1793 का जो चार्टर एक्ट है, क्या कुछ विशेष था इसमें। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि 20 वर्षों के लिए कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार इसमें दिया गया। अर्थात आप हमने देखा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कहीं ना कहीं उसके बाद जिस भी तरह के जो भी एक्ट्स हुए, उसमें कहीं ना कहीं कंपनी को प्रतिबंधित करने की ही बात की गई थी, कहीं ना कहीं कंपनी के अधिकारों को कमतर करने की बात की गई है। लेकिन 1793 के एक्ट में हम देखते हैं कि कंपनी को 20 वर्षों के लिए और ज़्यादा ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया जाता है। कंपनी और अधिक 20 वर्षों के लिए किसी भी तरह से व्यापार कर सकती है ईस्टर्न पूर्वी देशों के साथ, और किसी भी तरह से वहाँ पे अपना आधिपत्य स्थापित कर सकती है। दूसरा, इसमें क्या देखने को हमें मिलता है, परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार। जैसा हमने देखा 1786 के एक्ट में, हमने देखा कि उस वक्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है परिषद के निर्णयों को रद्द करने के अधिकार की बात की उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे इस अधिकार को लागू कर दिया जाता है कि किसी भी विशेष परिस्थिति में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, वो अपनी परिषद के निर्णयों को किसी विशेष परिस्थिति में रद्द भी कर सकता है, वो उसके लिए बाध्य नहीं है। तीसरा है भारतीय राजस्व से वेतन, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बनाया गया था उसके जो कर्मचारी हैं, ठीक है, और उसके जो मेंबर्स होंगे, उनके जो वेतन का प्रावधान है वो भारतीय राजस्व से किया गया। मतलब जो इंडियन रेवेन्यू है, जो टैक्स कलेक्शन की जाती थी, उसी में से अब उन लोगों का वेतन भी दिया जाएगा। इससे क्या होता है कि भारतीय राजस्व पर इसमें अतिभार पड़ता है, अर्थात वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो हालांकि इस बात को क्रिटिसाइज़ भी किया गया भारतीयों के द्वारा, इस तरह के निर्णय को क्रिटिसाइज़ किया गया, इसकी आलोचना की जाती है, जो कि बाद में 1919 के अधिनियम के द्वारा इसको हटाया भी जाता है। वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अगला है उप प्रधान की नियुक्ति। उप प्रधान मतलब जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब वो अपने पद पर नहीं होगा, तो वो अपने जो भी उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें से किसी एक मेंबर को वो एज ए उप प्रधान नियुक्त कर सकता है, जो उसके कार्यों का संचालन करेगा। कब? जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपने पद पर नहीं होगा, तब उसके कार्यों के संचालन के लिए उस उप प्रधान की नियुक्ति की जाती है। अगला है लिखित विधियों की व्यवस्था। जो भी ब्रिटिश टेरिटरी या आप ये कहें कि जो ब्रिटिश इंडिया की जो टेरिटरी थी भारत में, वहाँ पे खासकर किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करना है, उसके लिए लिखित तौर पर विधियों की व्यवस्था की जाने लगी, जिसकी देखरेख कौन करेगा? कोर्ट करेगा। ये कुछ प्रावधान हमें 1793 के एक्ट में देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करेंगे 1813 में जो एक्ट आता है, चार्टर एक्ट आता है, उसमें क्या कुछ विशेष था, ये हम आगे बात करते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1793 के बाद 1813 में एक और चार्टर एक्ट आता है, जिसका मेन कारण ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के अधिकार को भारत में और ज़्यादा बढ़ाना था। वो एक्चुअली क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स का जो अंग्रेज़ों का अपना ही एक यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ एक अपना ही एक संघर्ष चल रहा था, जहाँ पे क्या होता है, नेपोलियन के द्वारा महाद्वीपीय व्यवस्था लागू करने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे ब्रिटिशर्स को वहाँ से ट्रेड करने के लिए रास्ता बंद कर दिया जाता है। अतः ये मांग की जाती है कि भारत में अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है व्यापार करने पर रोक लगा दी जाए।
क्योंकि फ्रांसीसियों के साथ जो संघर्ष चल रहा था उसका भारत में जो ब्रिटिशर्स का जो ट्रेड था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो ट्रेड किया जाता था, उस पर काफ़ी हद तक जो नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ रहा था। अतः भारत से कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिया जाए, ऐसी मांग ब्रिटेन में भी की जाने लगी। जिससे क्या होता है कि 1813 में ये चार्टर एक्ट लाया जाता है। इस एक्ट में क्या किया जाता है कि कंपनी को चीन से व्यापार करने का पूर्ण रूप से एक अधिकार जो वो बरकरार रखा जाता है। जो चाय का व्यापार जो कंपनी चीन से करती थी, हालांकि भारत में भी चाय के व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार बरकरार रखा गया, लेकिन चाय को छोड़कर अन्य सभी सभी क्षेत्रों में कंपनी के व्यापार को जो है बंद कर दिया गया। इसके बाद ईसाई धर्म के प्रचार की आज्ञा दी गई। जो भी ईसाई धर्म के प्रचारक थे, ठीक है, उनको यहाँ पर पूरी व्यवस्था दी जाने लगी ताकि वो ईसाई धर्म का प्रचार कर सके। तो ये व्यवस्था भी चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा की गई थी। अगला था कि भारतीय सैनिकों के लिए नियम व कानून बनाने का जो अधिकार था, ये अधिकार भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही दे दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश सेना की संख्या जो है यहाँ पे काफ़ी उन्होंने निश्चित कर ली थी, जो कि 29,000 के आसपास थी। 29,000 इतनी उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों की संख्या निश्चित कर ली थी। बाकी जो भारतीय सैनिक होंगे उनके लिए क्या नियम बनेंगे, क्या कानून बनेंगे, ये अधिकार जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। शिक्षा पर 1 लाख का खर्च। जो भी वार्षिक आय जो कंपनी की भारत के साथ व्यापार करने के बाद होती थी, उस वार्षिक आय से 1 लाख जो है प्रति वर्ष शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, ऐसी कुछ व्यवस्था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के द्वारा की गई थी। अब इसके बाद हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833, क्या कुछ विशेषता उसमें, आगे देखते हैं। सो गाइज, अगला जो चार्टर एक्ट है वो 1833 का है, जिसमें हम क्या कुछ विशेष देखते हैं। देखिए इसमें क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। पहली बार भारत में क्या होता है कि फाइनल इट वाज अ फाइनल स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। आप यूँ सोचिए कि इस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश इंडिया का शासन केंद्रीकृत हुआ। इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, जिसमें क्या होता है कि सारी सिविल एंड मिलिट्री पावर जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी जाती है। आगे हम देखते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो है पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। ऐसा इस एक्ट में हम पहली बार देखते हैं कि ऐसा कोई एक्ट लाया गया जहां एक ऐसी सरकार बनाई गई जिसका ब्रिटिश टेरिटरी पर पूरी तरह से अथॉरिटी जिस सरकार को दे दी गई थी। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि इट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। इस एक्ट के द्वारा क्या किया जाता है कि जो जो गवर्नर जनरल ऑफ जो जनरल गवर्नर गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे उनको लेजिस्लेटिव पावर से वंचित कर दिया गया। अब क्या होता है कि पूरा का पूरा जो शासन था वो कहीं ना कहीं केंद्रीकृत हो गया, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथों में आ गया था। तो पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए रूल्स और रेगुलेशंस कौन बनाता था, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही बनाएगा। जो भी लेजिस्लेटिव पावर थी वो सारी उसके हाथ में चली गई। इस एक्ट के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि जो भी इससे पहले जो भी रूल्स या एक्ट्स बने हैं उनको रेगुलेशन का नाम दे दिया जाता है, जैसा हम यहाँ पे देखते हैं। और जो इस एक्ट में जो रूल्स बनाए गए उनको एक्ट्स का नाम दे दिया जाता है, नियम का नाम दिया जाता है, जबकि इससे पहले जो थे वो अधिनियम माने जाते हैं। अगला है इट एंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी एज कमर्शियल बॉडी। इसमें क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एज कमर्शियल बॉडी जो है ख़त्म कर दिया जाता है एंड विच बिकम अ प्योरली, इसको अब टोटली जो प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के तौर पर अब माना जाता है। अतः अब क्या होता है कि कंपनी के द्वारा भारत में ब्रिटिश सम्राट की ओर से शासन किया जाने लगा। ठीक है, अगला था इसमें हम क्या देखते हैं, ओपन कंपटीशन की इसमें बात होती है, जिसमें ये देखा जाता है कि 1833 के एक्ट के द्वारा हम क्या देखते हैं कि सिविल सेवाओं के चयन में एक खुली प्रतियोगिता की परीक्षा आयोजित करने का भी प्रयास किया गया है कहीं ना कहीं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध किया। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस व्यवस्था को लागू नहीं किया गया ओपन कंपटीशन की, जिसमें कि ये भी कहा गया था कि इंडियंस को जो है कंपनी के अंडर
किसी भी ऑफिस, किसी भी एम्प्लॉयमेंट या किसी भी तरह के प्लेस से इंडियंस को वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ खास विशेषताएं थी इस एक्ट में जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये वाला एक्ट। इसके बाद हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1854। सॉरी, अगला हमारा जो चार्टर एक्ट था, एक्ट ऑफ 1854 नहीं बल्कि ये 1853 है, सॉरी। तो इसमें क्या कुछ विशेष देखने को मिलता है कि सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि प्रशासनिक व विधायी कार्यों में विभाजन। ये हालांकि चार्टर एक्ट सीरीज़ का जो सबसे लास्ट एक्ट था, जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी विशेष महत्व रखता है ये। इस एक्ट के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल के जो है विधायी व प्रशासनिक कार्यों का जो है विभाजन किया गया था। और हम आगे क्या देखते हैं कि एक न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ 6 मेंबर, 6 मेंबर्स की एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की तर्ज पर काम करेगी। अर्थात जिस तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट में काम चलते हैं, फंक्शनिंग होती है, उसी तरह से ये यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगी। इसीलिए इसको एक मिनी पार्लियामेंट का नाम भी दिया जाता है, जो भारत में विधि का निर्माण करेगी। आगे हम देखते हैं ओपन कंपटीशन एंड मैकाले कमेटी ऑफ 1854। जैसा कि हमने देखा 1813 के चार्टर एक्ट में भी, सॉरी 1833 के चार्टर एक्ट में भी ओपन कंपटीशन की बात की गई थी, जिसमें भारतीयों को भी उसमें अलाउ था। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा उसको क्रिटिसाइज या उसका विरोध करने के बाद जो है उसको वहाँ पे लागू नहीं किया गया था। तो 1853 में फिर से ओपन कंपटीशन की बात की गई, जिसमें पूरी तरह से भारतीयों को भी इसमें अलाउ था, भारतीय भी इसमें फाइट कर सकते थे। सिविल सर्विसेज की रिक्रूटमेंट के लिए ओपन कंपटीशन होता था, ठीक है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए 1854 में जो है मैकाले कमेटी की भी स्थापना की गई थी। तो ये देखिए 1854 में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि मैकाले कमेटी कब बनाई गई थी। 1854 में बनाई गई थी ये सिविल सर्विसेज की रिक्रूटमेंट के लिए, जिसमें इंडियंस के लिए भी ओपन इसमें अपॉर्चुनिटी थी। इसके बाद हम देखते हैं कंपनी के शासन को पुनः स्वीकार किया गया था। इस एक्ट के द्वारा 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा फिर से हमें देखने को मिलता कि कंपनी के शासन को फिर से स्वीकार किया गया था। लेकिन एक बात थी, इसमें कंपनी का जो टाइम पीरियड था वो फिक्स नहीं था, अर्थात कभी भी कंपनी के शासन को टर्मिनेट किया जा सकता था, ठीक है। तो इस तरह की भी व्यवस्था इसमें देखने को मिलती है। अगला है लोकल रिप्रेजेंटेशन। अब लोकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ में, देखिए जो 6 मेंबर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल या जो नई एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनी थी टू असिस्ट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन भी दी गई थी कि इंडिया के भी कुछ एक क्षेत्रों के जो है उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें जा सकते थे, उस बॉडी में एज बतौर रिप्रेजेंटेटिव उसमें सिलेक्ट हो सकते थे। वो 4 कौन कौन से क्षेत्र थे, देखिए मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस क्षेत्र के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल कमेटी में जो है जा सकते थे। तो ये थे मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। तो ये सब पहली बार हो रहा था जिसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन भी दी जा रही थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। मैं फिर से आपको बता दूं, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इन 4 क्षेत्रों से भी रिप्रेजेंटेटिव्स जा सकते थे, ठीक है। और ये एक ऐसा एक्ट था जिसमें पहली बार जो है किसी भी तरह से जाति, धर्म या मूल वंश के आधार पर रोक लगा दी गई थी, ठीक है। तो ये कुछ था इस एक्ट में। आगे हम बात करेंगे 1858 का जो अधिनियम होता है उसके बारे में विस्तार से नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक आप इसमें हमें फीडबैक देते रहिए। आप देखिए सारी वीडियोस जो भी, अब अगर आपने पहली वीडियोस नहीं भी देखी हैं तो मैं उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको भी एक बार ध्यान से पुनः आप देखिए उस चीज़ को। और इस तरह से मुझे लगता है अगर हम चार्ट फॉर्म में इन चीज़ों को नोट करेंगे, अपने नोट्स में उतारेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा और विस्तार से हम इन चीज़ों को स्टडी करेंगे, तो एक बार अगर ये हमें आ गई, याद हो गई, तो फिर दोबारा से हम इसको भूलेंगे नहीं कभी। तो इस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम इस तरह से पढ़ें और पढ़ाएँ ताकि दोबारा हम इन चीज़ों को भूलें ना, ठीक है। बाकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अभी हम आगे से हम द क्राउन रूल करेंगे जो 1858 से लेकर 1947 तक रहा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपके साथ हम हाजिर होंगे। तब तक आप अगर नए हो, आप मेरे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और कमेंट करके आप बताते रहें कि क्या कुछ इसमें हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि एग्ज़ाम बहुत ही जल्द निकलने वाला है जून 2022 के लिए, ठीक है।
अभी से तैयारी करते रहेंगे तो आगे बर्डन कम रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।